हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पूरा एसएसटी सिलेबस को इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बस सबका रिवीजन करवा दूंगा एक बार में एक वीडियो में। सो यस, लेट्स बिगिन। सबसे पहला चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है। तो यस, जल्दी से करते हैं इसको। तो जो इंडिया है उसमें जो बहुत सारे जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको सब बुरा भला कहता है कि बुरा बात है इतना पॉपुलेशन है भी, बट इसको अच्छा भी मान सकते हैं। कैसे? एक टर्म होता है ह्यूमन कैपिटल, इसका मतलब होता है मैन को यूज़ करना, ठीक है, ह्यूमंस को यूज़ करना, लाइक फॉर इकोनॉमिक रीजंस। जैसे वो अपना क्या कहते हैं, देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे, इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए एक आदमी को दो चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, एडुकेशन और हेल्थ। ये दोनों प्रोवाइड हो जाएगा तो वो ह्यूमन कैपिटल बन सकता है। अब बढ़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे चीज़ होता है जो कि पैसों के लिए किए जाते हैं। ये तीन टाइप का होता है, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर तुम्हारा नेचर रिलेटेड हो गया, तुम्हारा फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, ये सब। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर जो कि फैक्ट्री वैक्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। एक टेरिटरी सेक्टर होता है जो कि सर्विस रिलेटेड रहता है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यस। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो और टाइप्स में बांट सकते हैं। एक है मार्केट एक्टिविटी जो कि पैसों के लिए किया जाता है, और एक है नॉन मार्केट एक्टिविटी जो कि पैसों के लिए नहीं किया जाता। इसका एग्जांपल, जैसे मान लो एक फार्मर है जो कि अपना खेत है, अपना ही खाना बना रहा है, अपना ही फैमिली के लिए उगा रहा है, जिससे उसे पैसा नहीं मिल रहा है, वो उसका खुद का गेन हो रहा है बस। अल्सो तुम नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर इंडिया में जो मेन रहते हैं, लड़के, वो काम करते हैं और फीमेल्स घर का काम करती है। ऐसा क्यों? बिकॉज फीमेल्स के पास को लेस एडुकेशन दिया जाता है, ठीक है, बहुत सारे रीजंस की वजह से बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, औरत के तरफ प्रति। तो उसी सब रीजंस की वजह से उनको एडुकेशन लो दिया जाता है, जिससे उनका स्किल्स भी रहता है कम रहता है, इसलिए उनको जॉब नहीं मिलता है या फिर बहुत कम पेमेंट वाला जॉब मिलता है। यस। अब आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे। तो पॉपुलेशन का क्वालिटी किस चीज़ पे डिपेंड रहता है? वो दो चीज़ पे डिपेंड रहता है। पहला है लिटरेसी रेट, मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि लिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे हैं। इंडिया में तो 80.9% है अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। इसका पूरा ग्राफ है, देखना होगा तो देख लेना। गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स किया है इसको ठीक करने के लिए, लिटरेसी से बढ़ाने के लिए। पहला है सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 14 से कम बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता है। फिर मिड डे मील, जहाँ स्कूल में खाना बनाया जाता है, दिया जाता है। फिर बड़े बड़े हायर एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया है और बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को खोला गया है। फिर नवोदय विद्यालय खोला गया जो कि फ्री स्कूल्स है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर था ना, जो एजुकेशन जीडीपी में से निकाल के लगाता था एजुकेशन पे, वो 3.3% है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट, अरे यार, हाईएस्ट लिटरेसी रेट तुम्हारा केरला का है और लोएस्ट लिटरेसी रेट तुम्हारा बिहार का है। मेल का ज़्यादा है फीमेल से, और जो अर्बन एरिया है उसका 16% ज़्यादा है रूरल से। अब दूसरा पॉइंट है हेल्थ ऑफ अ पर्सन। हेल्थ, तुम्हारा हेल्थ हो गया। गवर्नमेंट इसमें भी एफर्ट्स डाला है, जैसे हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज खुलवाया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव किया है और डॉक्टर और बेड ला के। फिर चेकअप्स फ्री करने का कैंपेन्स खोला है और कुछ मेडिकल कॉलेज भी खुलवाया है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब एवरेज लाइफ स्पैन एक ह्यूमन का, वो 1947 में 32 ईयर्स था, 32 ईयर्स, और अभी 2021 का बात है 72 ईयर्स। तो सॉरी, अभी का बात है, अभी का बोर्ड है 72 ईयर्स। लास्ट टॉपिक का अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी, मतलब काम नहीं मिलना, ठीक है, काम ढूंढ रहे हो पर मिल ही नहीं रहा है। तीन टाइप के होते हैं, सीजनल, जिसमें बस कुछ ही महीनों में काम करता है, जैसे एक मूंगफली वाला जो कि जब मूंगफली का सीजन आता है तभी बेचता है और बाकी दिन बेरोजगार रहता है। दूसरा है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। उसमें क्या होता है कि मान लो खेत है, वहाँ 5 लोग का ज़रूरत है और 7 लोग काम कर रहा है, तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं 2 गो, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ गया। तीसरा है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब पढ़ा लिखा होने के बावजूद बेरोजगार है। अब इसका इफेक्ट्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? पहले तो मेहनत बर्बाद हो जाता है, फिर जो एसेट बन सकता था वो लाइबिलिटी बन जाता है, डिप्रेशन और होपलेसनेस हो जाता है,
और अपने डिज़ायर्ड के बाहर का वर्क किया जाता है, मतलब इच्छा के बाहर वाला काम। इकोनॉमी के ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही था चैप्टर। अब पढ़ते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज पे। तो इस चैप्टर में इंडिया के पॉवर्टी सिचुएशन के बारे में है। तो इंडिया पूरा ये क्या कहते हैं, गरीब देश है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब इंडिया ही में भरा हुआ है, ठीक है। पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी एक ऐसा सिचुएशन रहता है जहाँ पे एक आदमी अपना बेसिक नीड्स को फुलफ़िल ना कर पाए, ठीक है, उसको पॉवर्टी कहते हैं। अब पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए एक पॉवर्टी लाइन होता है, ठीक है। जब पता चलता है कि पुअर कौन है, पुअर कौन नहीं है, तो इसको डिसाइड करने के लिए उसका इनकम और कंजम्पशन लेवल देखा जाता है। तो रूरल एरिया में, मतलब गांव देहात में 816 रुपये है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन। तो उसके नीचे सब गरीब है। अर्बन में 1000 रुपये है। अमेरिका का तो और है भाई, अमेरिका में अगर तुम्हारे पास कार नहीं है तुम गरीब हो, ठीक है। और एक कंजम्पशन लेवल पे भी है, मतलब रूरल में तुम 2400 कैलोरी से नीचे खाओगे तो तुम गरीब हो। अर्बन में 2100 कैलोरी है। रूरल में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लेबर वर्क होता है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत लगता है। इंडिया का बात करें तो 22% पुअर भरा हुआ है और 269 मिलियन पुअर है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं वनरेबल ग्रुप पे। जो ऐसे ग्रुप होते हैं जो फ्यूचर में बन सकते हैं गरीब, क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं रहता है, एडवांटेज नहीं रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल SC ST हो गया, ठीक है। तो इस इंडिया की बात करें तो स्टेट की बात करें, सबसे ज़्यादा गरीब भरे हैं बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। अभी का देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और अब बढ़ते हैं जहाँ पे गरीबी बहुत कम है। तो पहला पंजाब हरियाणा, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो वो लोग इम्प्लीमेंट किया था, जिससे हाँ फ़ायदा हुआ। केरला में ये लोग एडुकेशन पे इन्वेस्ट किया, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया। वेस्ट बंगाल में लैंड फ्री फॉर्म इम्प्लीमेंट किया। तमिलनाडु में फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। और महाराष्ट्र गुजरात में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया। और अब पढ़ते हैं दुनिया के बारे में, ठीक है। इंडिया हो गया। दुनिया में वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है गरीब। तो पूरा दुनिया में 10% लोग पुअर है, ठीक है। चाइना का बात करें, चाइना में सबसे ख़तरनाक चीज़ हुआ है। 1981 में 88.3% लोग गरीब था, 2026 में 0%, मतलब ख़त्म हो गया पॉवर्टी वहाँ। अब पॉवर्टी क्यों है इंडिया में, ये पढ़ते हैं। तो जब कॉलोनिज़म हुआ था, जब ब्रिटिश आया था, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ था। फिर जितना भी लैंड्स है और वेल्थ है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और जो पॉलिसीज़ को लाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जॉब्स बहुत कम है। और जो स्मॉल फार्मर्स है वो बड़े फार्मर्स से बहुत बड़ा बड़ा लोन मांग लेते हैं जो कि चुका नहीं पाते। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसको हटाने के लिए। पहला तो हम क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोग्राम लॉन्च किया है। मेन पढ़ा देते हैं। पहला है मनरेगा, इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसमें 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट ये किया गया था प्रॉमिस, और 1/3 सीट वुमेन के लिए। ये 2005 का है। फिर दूसरा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, 1993 का है। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गाइड करता है। और फाइनली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 का, जो कि गरीब लोग को लोन देता था। तो यही था पॉवर्टी। बाय बाय। तुम्हारा इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया। अब बढ़ते हैं ज्योग्राफी पे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कुछ फिजिकल जियोग्राफिकल फीचर्स है, ठीक है, टोटल 6 है। इसका नाम याद कर लो, HNPICI। हिमालयन माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और इंडिया आइलैंड्स। पहले आता है हिमालयन माउंटेन्स, जो कि यंग स्ट्रक्चरली फोर्ड माउंटेन्स होते हैं, पहाड़। यंग इसलिए का कि बहुत पहले हुए थे जन्म, फॉर्म्ड। स्ट्रक्चरली फोर्ड मतलब दो टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन से बना है। ये इंडस से ब्रह्मपुत्रा जाता है। ये एक आर्क बनाता है 2400 किलोमीटर का, जिसका चौड़ाई कश्मीर तरफ 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश तरफ 150 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ देखा जाए तो 3 पार्ट में बांटा गया है। हिमाद्री, जो कि 6000 मीटर का है एवरेज हाइट, इसको ग्रेटर या फिर इनर हिमालयस भी कहते हैं, और ये ग्रेनाइट से बना रहता है।
फिर आता है हिमाचल, जो कि इसका एवरेज हाइट 3700 से 4500 मीटर रहता है और इसको लेसर हिमालयस भी कहते हैं। फिर आता है शिवालिक, जिसका एवरेज हाइट 900 से 1100 मीटर रहता है, उसको आउटर हिमालयस भी कहते हैं, जो कि एल्यूमिनियम सॉइल से बना रहता है। अब वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं तो हिमालय 4 भाग में बता है। इसका एक पिक्चर है, ठीक है, ये देखो, यहाँ पे इंदस है, इंदस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और टेस्टा के बीच में नेपाल हिमालय, टेस्टा और डिहांग के बीच में असम हिमालय। ईस्टर्न बाउंड्री पे वो साउथ बेंड हो जाता है और जो बेंडेड पार्ट है उसको पूर्वांचल कहते हैं। इसके कुछ मेजर हिल्स भी है, जैसे पटका, नागा और मिजो हिल्स। बढ़ते नॉर्थर्न प्लेन्स पे, जो कि 3 रिवर से बना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। यह एल्यूमिनियम सॉइल से बना है और यहाँ पे रेनफॉल गुड होता है, इसलिए क्रॉप भी यहाँ पे गुड होता है। 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 मीटर ब्रॉड है, चौड़ा है। वेस्ट टू ईस्ट देखा जाए तो 3 भाग में है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि ऑफ कोर्स अपना अपना रिवर से बना है, ठीक है, पंजाब प्लेन इंडस रिवर से। नॉर्थ टू साउथ देखा जाए तो शिवालिक के नीचे 4 भाग में पटा है, भाबर, जो कि 6 से 12 किलोमीटर वाइड है और यहाँ पे बहुत सारे पेबल्स होते हैं, पत्थर। उसके नीचे तेराई, जो कि घना जंगल रहता है, ठीक है, साल फॉरेस्ट रहता है वहाँ। उसके नीचे भांगड़, जो कि एल्यूमिनियम सॉइल से बना है, वो भी सबसे बड़ा रीजन है और यहाँ पे बहुत सारे कंकर रहते हैं। उसके नीचे खादड़, यहाँ पे कंकर, कोई पत्थर नहीं रहता है, बहुत फर्टाइल रहता है और एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होता है। फिर आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब ज़मीन से उठा हुआ ज़मीन, टेबल जैसा। पेनिनसुला मतलब एक लैंड जो 3 जगह से, 3 समुद्र से घिरा है, वाटर से। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 भाग में बता है, नर्मदा रिवर भागता है उन दोनों को। नीचे में डेक्कन प्लेट्यू है, ऊपर में सेंट्रल हाईलैंड्स। नर्मदा रिवर सराउंडेड है 2 रेंजेस से, नॉर्थ की तरफ विंध्या और नीचे सतपुड़ा, साउथ की तरफ सतपुड़ा। सेंट्रल हाईलैंड्स में 2 रिवर है, चंबल और बेटवा, जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट बहता है। सेंट्रल हाईलैंड्स भी 2 भाग में है, वेस्ट की तरफ मलबा प्लेट्यू है, ईस्ट की तरफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। नीचे आओ, जो वेस्टर्न एज है ना उसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, जो ईस्टर्न एज है उसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। ईस्टर्न घाट 600 मीटर हाइट है, वेस्टर्न घाट 900 से 1600 मीटर हाइट है। हाईएस्ट पीक है वेस्ट की तरफ अनाईमुड़ी, जो 2695 मीटर है। ईस्ट की तरफ महेंद्रगिरी, जो 1501 मीटर है। फिर आता है इंडियन डेजर्ट, जो कि अरावली हिल्स के वेस्ट में है। ये बहुत बड़ा सैंडी प्लेन रहता है, जो कि रेड से भरा रहता है। अप्रॉक्स 150 रेनफॉल होता है हर साल। एक लौटा रिवर लूनी है वहीं पे। पांचवा है कोस्टल प्लेन्स। प्लेन्स बता दिए, जो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ रहता है, बाउंड्री समुद्र के पास, तो वो अरेबियन सी की तरफ वो वेस्टर्न कोस्ट है, बंगाल की तरफ ईस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा वाइड है वेस्टर्न कोस्ट के ये तरफ। बड़ी पिक्चर है, इसको ध्यान से देखो, मैप में काम आएगा। वेस्टर्न कोस्ट 3 भाग में बटा हुआ है, एक कंकन कोस्ट, एक जो कि मुंबई गोवा है, फिर कन्नड़ कोस्ट कर्नाटक तरफ और एक मालाबार कोस्ट केरला तरफ। ईस्टर्न कोस्ट में उड़ीसा तरफ नॉर्थर्न सरकार, नीचे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तरफ कोरोमंडल कोस्ट। फिर आओ आइलैंड्स पे। पहला है लक्षद्वीप, जो कि अरेबियन सी में है, 32 स्क्वायर किलोमीटर, कैपिटल है कवरट्टी और पहले बहुत सारा नाम भी था उसका, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिंडवीरी। दूसरा आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल में है। नॉर्थर्न आइलैंड को अंडमान कहते हैं, साउथर्न आइलैंड को निकोबार। घना जंगल है। वहाँ के बैरन आइलैंड भी है, जहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो है, ओनली इन इंडिया। एक लास्ट टॉपिक है कोरल पॉलिप्स, जो कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोपिक, कॉलोनी में रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करता है और लक्षद्वीप के आइलैंड से ही बनाया है। यही था फिजिकल फीचर्स। अब आप क्लाइमेट पे, क्लाइमेट में उतना टाइम नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक वेदर होता है, क्लाइमेट होता है। वेदर मतलब जो छोटे समय के लिए होता है और क्लाइमेट मतलब लंबे समय के लिए एक स्पेसिफिक एरिया में। जो फैक्टर्स जो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वो 6 है। लैप दौड़, याद कर लेना, आईयूसी में इसका फॉर्मूला है। एल तुम्हारा लैटिट्यूड हो गया, इसका मतलब लैटिट्यूड देखो इक्वेटर की तरफ ज़्यादा गर्मी पड़ता है, और एल्टीट्यूड पे आओ तो जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा रहेगा। प्रेशर एंड विंड्स पे आओ
तो डायरेक्शन ऑफ विंड रहता है बस। फिर है डिस्टेंस फ्रॉम सी, मतलब समुद्र के पास मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ओशियन करेंट्स, मतलब ओशियन जैसा गर्म बहेगा तो गर्म रहेगा वहाँ पे जहाँ पे बह रहा है, और एक कोल्ड भी होता है वेस्ट ओशियन करंट। रहता है रिलीफ फीचर्स, जैसे हिमालयन है ना, हिमालय वहाँ वो ब्लॉक करता है, जो ऊपर से एशिया से, सेंट्रल एशिया से विंड्स आता है ना, उसको ब्लॉक करता है, इंडिया में आने नहीं देता है। और आओ फैक्टर्स जो कि इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, तो एक जो अभी बताया ना पहाड़ वाला, वो एल्टीट्यूड हो गया। फिर एक लैटिट्यूड इसमें भी है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है ना, 23 डिग्री कुछ रहता है, हाँ 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो ये दो भाग में बांटता है इंडिया को, एक है सब ट्रॉपिकल, एक है ट्रॉपिकल, और दोनों में अलग अलग क्लाइमेट रहता है। फिर एक ऊपर से एक जेट स्ट्रीम होता है, ठीक है, जो कि हवा लाता है इंडिया की तरफ, और साथ ही साथ एक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस रहता है, ठीक है। ये सब प्रेशर एंड विंड्स को डिटरमाइन करता है इंडिया का। फिर आता है सीजन्स पे, तो 4 सीज़न होता है। एक होता है हॉट वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। हॉट तुम्हारा समर हो गया, कोल्ड तुम्हारा विंटर हो गया, और बाकी 2 मानसून लगता है, एक जो बारिश होता है, एक में बारिश जाता है। तो इस इतना उससे ज़्यादा हमको नहीं पता है, ठीक है, हम खुद नहीं पढ़े, बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में। चलते हैं पॉपुलेशन पे, तुम क्लाइमेट किसी और से पढ़ लेना, यूट्यूब पे देख लो। अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन। तो एक सेंसस होता है जो कि पॉपुलेशन काउंट करता है डिटेल्स के साथ, जो कि हर 10 साल पे होता है। इंडिया में सबसे पहला सेंसस 1872 में हुआ था, और सबसे पहला कंप्लीट सेंसस 1881 में। 2011 की बात करें तो 121 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है, जो कि वर्ल्ड में देखा जाए तो 17.5% है। पर हाँ, इंडिया में बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन, मतलब उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 20 करोड़ है, ठीक है, 16%। और यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला देना 50% पॉपुलेशन हो जाएगा इंडिया का। राजस्थान में बस 5.5%। अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। ये इसका मतलब होता है कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ पीपल बाय लैंड एरिया। वही ये इंडिया में क्यों है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या है कि लोग ज़्यादा फर्टाइल एरिया में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे वाटर फैसिलिटी हो। फिर ज़्यादातर गांव में नहीं रहना चाहते, ठीक है, क्या कि सिटी उटी में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है, और गुड एजुकेशन और हेल्थ भी मिलता है। अब पढ़ते पॉपुलेशन ग्रोथ। ये 2 टाइप से नापा जाता है, एक है एब्सोल्यूट नंबर, जो कि पिछले 10 साल में कितने लोग बढ़े हैं। इसको निकालने के लिए अभी के पॉपुलेशन को 10 साल पहले के पॉपुलेशन पे माइनस कर दो तो ग्रोथ निकल जाएगा। दूसरा तरीका है परसेंटेज चेंज, जो कि पर एनम का है। ये प्रोसेस क्या है इसका चेंज होने का। पहला है बर्थ रेट, जो कि नंबर ऑफ़ बर्थ एक ईयर में पर 1000 पीपल। फिर होता है डेथ रेट, ये भी 1000 पीपल में कितने लोग मरे हैं, नंबर ऑफ़ डेथ इन ईयर। बर्थ रेट से ज़्यादा होता है डेथ रेट। फिर है माइग्रेशन, मतलब लोगों का एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना। 2 टाइप का होता है माइग्रेशन, एक इंटरनल होता है जो कि कंट्री के अंदर ही होता है, इसको अर्बनाइजेशन भी कर सकते हैं। और दूसरा होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, जो कि कंट्री के चेंज हो जाता है। और बढ़ते एडोलेसेंट पॉपुलेशन पे, जो कि 10 से 19 साल के बीच में रहते हैं। ये 1/5 है पॉपुलेशन का, और ये फ्यूचर के बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है एडल्ट के मुताबिक कंपैरिजन में। इंडिया में न्यूट्रिशन का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए एडोलेसेंट्स में बहुत सारे डिजीज़ फैल जाते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं, बट गवर्नमेंट इस सब पे बहुत कम ही ध्यान देता है। अब बढ़ते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पे, 2000 में निकला था। इसमें दिया हुआ है कि हेल्थ वैक्सीन बच्चों को मिलेंगे। फिर स्कूल ज़रूरी हो जाएगा 14 के नीचे बच्चों का। फिर प्रमोट करता है लड़कियों के डिलेड मैरिज को, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी रिड्यूस करता है, मतलब बच्चों को मारना। यही था पॉपुलेशन। जियोग्राफी ख़त्म। अब आओ सिविक्स पे। सिविक्स का पहले बताता हूँ, चैप्टर 2 का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर देख लो। अब से चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि सिविक्स का चैप्टर 4 और 5। सो यस, लेट्स बिगिन। अब आता है सिविक्स का चैप्टर 4, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे। पहले स्टार्ट होता है एक स्टोरी के साथ। 13 अगस्त 1990 को एक ऑफिस मेमोरेंडम बना था। वो बस एक सजेशन रहता है लॉ का। उसमें लिखा हुआ था कि 27% रिजर्वेशन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हो जाएगा।
एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था बीपी मंडल के द्वारा। इसका गोल था कि एससीबीसी को अपलिफ्ट करना, मतलब नीचे जाट को क्लासेस को। 1979 में बना था और 1918 में रिपोर्ट डाला, ठीक है, ऑफ ये सजेशन का। 1980 में जाके ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है, वीपी सिंह करवाया था। बट इससे पब्लिक गुस्सा हो गया, ठीक है, और जुडिशरी और पब्लिक के बीच एक क्या कहते हैं मैटर हो गया। बहुत लोग सपोर्ट में थे, बहुत लोग इसमें अगेंस्ट में थे। तो जुडिशरी क्या किया, कुछ मॉडिफाई किया और बोल दिया कि हाँ होगा, 27% रिजर्वेशन होगा। तो इसमें जुडिशरी का रोल था, कितना लोग का रोल था, लेजिस्लेचर हुआ। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, टोटल 3 इंस्टीट्यूशन होता है। पहला है लेजिस्लेचर, जो कि पार्लियामेंट होता है, जो कि लीडर्स का असेंबली रहता है। यहाँ डिबेट होता है, फिर यहाँ पे लॉ बनाया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है और डिलीट किया जाता है। ये पार्लियामेंट गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं और मनी को सैंक्शन करते हैं। इसमें टोटल 2 भाग रहता है। एक है लोकसभा, जो कि डायरेक्टली इलेक्ट रहता है, इसको लोअर चेम्बर भी कहते हैं। फिर एक राज्यसभा, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट रहता है, मतलब लोकसभा इलेक्ट करता है इसको अपर चेम्बर भी कहते हैं। और फाइनली एक प्रेसिडेंट दोनों में से किसी हाउस में नहीं रहता है, वो अपना इंडिपेंडेंट रहता है। अब अपर चेम्बर राज्यसभा, इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग लोकसभा है। क्यों? पहली बात, अगर मान लो डिसएग्रीमेंट आ गया तो एक जॉइंट मीटिंग होता है, जिसमें ऑफ कोर्स मेजोरिटी लोकसभा के पास है, क्योंकि लोकसभा में 543 मेंबर्स है और राज्यसभा में 245। फिर मनी मैटर्स भी लोकसभा में डिक्लेयर आता है, मतलब लोकसभा करता है। और फाइनली मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल लोकसभा करता है। और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अगर सारा लोकसभा नो कॉन्फिडेंस किया ना, तो जो अभी बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, वो हट जाएगा, उसके साथ सारा कैबिनेट मिनिस्टर हट जाएगा। अब एक्सिक्यूटिव पे, ये लोग डिसीजन इम्प्लीमेंट करता है, जो लगाता है, चालू करता है। पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव 2 टाइप का होता है, एक पॉलिटिकल होता है, एक परमानेंट होता है। पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव तुम्हारा मिनिस्टर्स हो गया, परमानेंट तुम्हारा सिविल सर्विस वाले लोग, तो जैसे आईएएस हो गया, वो कोई इलेक्ट नहीं करता है, वो अपने पढ़ के जाता है, यूपीएससी क्रैक करता है। आई मीन ऑफ कोर्स परमानेंट लोग ज़्यादा एडुकेटेड रहता है, बट स्टिल ज़्यादा पावरफुल तुम्हारा पॉलिटिकल रहता है, क्योंकि आईएएस को इलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। और डेमोक्रेसी में जो इलेक्ट होता है वही पावरफुल रहता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर एक काउंसिल बनाता है। मान लो उसमें काउंसिल में एक मेंबर जो लीडर नहीं है, ठीक है, उसको वो भी आ सकता है, बट उसको 6 महीने में एक जीतना पड़ेगा। अब काउंसिल के मेंबर्स को देखते हैं, तो सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि मेजर मिनिस्ट्रीज़ को कंट्रोल करते हैं। फिर एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, जो कि माइनर मिनिस्ट्रीज़ को मैनेज करते हैं। और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स रहता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे, जो कि कैबिनेट कंट्रोल करता है और बहुत पावरफुल रहता है, ठीक है। इसके पावर्स तुम याद कर लेना, ठीक है, मिस लिखवाई थी। फिर एक प्रेसिडेंट है, ये हेड ऑफ स्टेट रहता है, ठीक है, और इलेक्टेड लीडर्स उसको वोट करते हैं। बट स्टिल प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल रहता है। आई मीन यस, प्रेसिडेंट को सारा पास उस वही प्रेसिडेंट करता है, बट स्टिल प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा कुछ करता है, ज़्यादा पावरफुल है। फाइनली आता है जुडिशरी, जिसमें 3 भाग रहता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट होता है। ये लड़ाई सुलझाता है सिटीजन्स के बीच, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच, 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट के बीच, और यूनियन और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के बीच। यही था चैप्टर। सिविक्स ख़त्म, सॉरी सिविक्स नहीं ख़त्म, एक और चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स। तो स्टार्ट होता है 3 गो कहानी से। पहला कहानी है जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, तो उसके पीछे ओसामा बिन लादेन था। उसी के लिए यूएसए 600 लोगों को अरेस्ट किया, बाहर के लोगों को, और अपना ग्वांटानामा जेल में जो क्यूबा में है वहाँ पे डाल दिया। उसमें बहुत लोग इनोसेंट्स थे, ठीक है, और उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, वो मीडिया से नहीं मिल सकते थे, ना ही यूएनओ से मिल सकते थे। फिर एक एमनेस्टी इंटरनेशनल आया, जो कि इन्फो कलेक्ट किया, जो बताया कि इनोसेंट्स है ज़्यादातर वहाँ के कैदी। और यूएनए बोला यूएसए को कि उस जेल को बैन कर दो, बट यूएसए रिजेक्ट कर दिया। अब आते दूसरा कहानी। ये सऊदी अरेबिया का जहाँ मोनार्की था, वहाँ के लोग अपना पार्टी नहीं बना सकते थे, मीडिया के अगेंस्ट नहीं बोल सकता था,
रिलीजन का फ्रीडम भी नहीं था, सबको मुस्लिम में बनना था। और वुमेन रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे थे, ठीक है। पहले तो वुमेन को नीचे दिखाया गया और वोटिंग राइट भी नहीं था। तीसरा कहानी है यूगोस्लाविया के कोसोवा का। यहाँ पे यूगोस्लाविया में कोसोवो में अल्बेनियन बहुत रहता था, पर यूगोस्लाविया पूरा सब से भरा हुआ था। इसलिए एक नैरो माइंडेड नेशनलिस्ट जिसका नाम था मिलोसेविक, वो इलेक्शन जीता, अल्बेनियन को सर बनने के लिए बोला। जब उन्होंने रिजेक्ट किया तो उसने आर्मी भेज के बहुत लोगों को मरवा दिया। एक कहानी भी है एक औरत का, उसका पति को मारा और घर में आग लगा दिया। बाहर के देश इंटरफियर किया और मिलोसेविक को अरेस्ट कर लिए। यही था तीनों कहानी। अब पढ़ते हैं राइट्स क्या होता है। राइट्स एक सम टोटल रहता है एक अपॉर्चुनिटीज़ का, जो कि एक आदमी के पर्सनैलिटी को बनाता है। मतलब ऐसे क्लेम्स जो कि स्टेट के द्वारा एक क्लेम किए गए हैं, रिकॉग्नाइज्ड किए गए। अधिकार कहते हैं इसको। हमें ये राइट्स क्यों चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेसी में हर सबको क्या कहते हैं, इक्वली मिलता है अपना ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के लिए। फिर इससे माइनॉरिटीज़ को ऑपरेशन से बचाया जाता है। और भी बहुत रीजन से, तुम तीनों कहानी देख सुने हो ना, उसी से तुम जान लो कि बहुत सारा रीजन्स होता है कि हमें क्यों चाहिए। या फिर नहीं होगा ना राइट्स तो वही मार काट फिर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे मेजर राइट्स होते हैं ना, वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। मतलब इसको हार्म कर दिया ना तुम, या फिर तुम्हारे साथ फंडामेंटल राइट हार्म हो गया ना, तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इतना पावरफुल है। टोटल 7 था, ठीक है, पर उसमें से एक राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, अब 6 है। इसको याद करने के लिए एक फार्मूला याद कर लो आयुष में इसका, C² F² E², अब CCFFEE। ओके, अब पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी। इसमें सब लोगों को इक्वल कहा गया है, वो जेंडर, रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे सब इक्वल है, ठीक है, अनटचेबिलिटी भी नहीं है। अब बढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम। इसमें 6 फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, freedom of movement in any part of country, freedom to reside and settle in any part of country, और freedom to practice any profession you want। तो इंग्लिश आता होगा तो समझ लेना। इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, जो इलीगल ना हो। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण नहीं करना, ठीक है, नीचे लोगों के कास्ट का। शोषण क्या होता है? गलत फ़ायदा उठाना, ठीक है, अपने बेनिफिट्स के लिए। और चाइल्ड लेबर को भी नहीं करना, ठीक है, चाइल्ड लेबर भी एक्सप्लॉयटेशन में आता है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें क्या है कि तुम अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हो, पर दूसरे के अगेंस्ट निगेटिव नहीं डाल सकते, ठीक है। जिसको जो पूजा करना है करो, ठीक है, पूजा भी, रिचुअल्स भी तुम कर सकते हो, ठीक है, फेस्टिवल्स लीगल है, ठीक है। जैसे होली भी तुम आराम से बना सकते हो, होली हो गया। फिर क्या होता है, क्या नाम है, मुहर्रम, हाँ, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती। ओके, फिर आओ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे। तो इसमें लिखा हुआ है कि सबको एजुकेशन मिलेगा। मान लो कोई अलग टाइप का आदमी है, ठीक है, अलग ट्राइब का है, तो अगर शर्मिला है तो अपना खुद का भी खोल सकता है ऑर्गेनाइजेशन। एक आखिरी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर तुम ये फंडामेंटल राइट्स में से किसी को भी हार्म करोगे, डायरेक्ट जाओ सुप्रीम कोर्ट केस कर दो, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसको हार्ट एंड सोल कहा है ये राइट्स का। यस, यही था चैप्टर। और हाँ, डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है, राइट्स भी बढ़ रहा है। ये तो हम 14 से 32 के बीच में आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, अभी और है, बहुत सारा है। तो यस, यही था चैप्टर। सिविक्स ख़त्म। अब फाइनली आता है हिस्ट्री। तो उसमें बस एक ही चैप्टर है, नाजिज्म, इम्पोर्टेंट। अब मेरे पास समय नहीं है और ना ही मेरे पास दिमाग है कि हम नाजिज्म बैठ के पढ़ाए तुम लोग को, ठीक है। तुम जाओ यूट्यूब पे देखो, हम कोई अच्छा सा वीडियो का लिंक डाल देंगे, ठीक है। या फिर छोड़ो, तुम जाओ कोई रैपिड रिवीजन देख लो, हमसे नहीं होगा हिस्ट्री, हम हार मान रहे। चलो, आज के वीडियो में इतना ही था। बाय बाय। अच्छे से एग्ज़ाम देना। मैराथन ख़त्म।